हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 जो लोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए हमारे संस्थान द्वारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इकाई 6 को यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया गया था। हाल ही में अभी कुछ अपडेट्स आए हैं, इस वजह से इस क्लास को हम फिर से जो क्या कर रहे हैं दोस्तों, शुरू कर रहे हैं। लेकिन हम उन्हीं बातों पर ध्यान देंगे जो दिसंबर 2024 में कुछ परिवर्तन हुए हैं। दोस्तों, जैसे हमारी ये क्लास जो थी जिसमें हमने लगभग 5 क्लास से 6 क्लास हमारी कंटिन्यू हो गई थी, मध्य प्रदेश में शिक्षा तक का जो है हो गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति हो गया था, अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय हो गया था, जनसंख्या हो गई थी मध्य प्रदेश की। ये सारे बिंदु, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, ये भी हमने पढ़ लिया था। लेकिन अभी 2024 में जब दिसंबर अंत में कुछ डेटा जो है जिनमें परिवर्तन हुए हैं, तो इस बात को ध्यान में रखकर पुनः जो है इस क्लास को मैं शुरू कर रहा हूँ। लेकिन हम यहाँ पर उन बातों का जिक्र करेंगे जो हाल ही में परिवर्तन हुए हैं। यदि आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो आप जरूर देख लीजिए, जिसमें पहली क्लास जो है अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय और दूसरी क्लास भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। दो क्लास जो है लगभग 1 घंटा 15 मिनट 1 घंटा 20 मिनट की दो क्लासेस हैं, वो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद से जो कुछ कुछ जो चीजें जो है यहाँ पर परिवर्तन हुए हैं उन्हें हम यहाँ पर अच्छे से देख लेंगे। देन फिर हमारी क्लास जो है कंटिन्यू चालू करेंगे। इसमें क्या रहेगा दोस्तों, इसमें हमारा जो डेटा अभी चेंज हुआ है उसको हम अच्छे से देख लेंगे और रिवीजन कर लेंगे हमने पिछली बार जो पहली और दूसरी कक्षा में जो पढ़ा था वो। ठीक है, चलो अब देखो, यहाँ पर मेरा इतना कहना था आप लोगों से दोस्तों कि यह जो है हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी। लेकिन इस फर्स्ट क्लास में हम वो बेसिक चीजें जो हमने पहली और दूसरी क्लास में देखी है उनका जिक्र नहीं करेंगे। एक मोटा मोटा समझ लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था और हमने क्या क्या इसमें चीजें समझी थी। ठीक है, चलो हमारी क्लास जो है अब हम प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, लगभग 8 से 9 दिन में हम यह पूरी क्लास कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम दिसंबर 2024 तक का एमपी इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी को लेकर जितना भी डेटा जो है आया है या जितना परिवर्तन अभी हुआ है उन सबको ध्यान में रखकर इसको रेडी करेंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि आप जो फरवरी में एग्जाम देने वाले हो प्रीलिम्स की, इस एग्जाम को ध्यान में रखकर सारा डेटा जो है, लेटेस्ट डेटा जो है, हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। कुछ चेंजेस भी जो हुए हैं उनको भी अच्छे से यहाँ पर देख लेंगे, क्योंकि ये क्लास में पढ़ा चुका हूँ। लेकिन डेटा क्या हुआ है, अभी परिवर्तन हुआ है दिसंबर में, इस वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वो डेटा पढ़कर एग्जाम में जाओ। इसी बात को ध्यान में रखकर यहाँ पर कुछ सुधार किए गए हैं जिनको हम यहाँ पर अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, चलो बात शुरू करते हैं दोस्तों। और ये है जो है हमारी दो पुस्तक जो है मार्केट में आप देख रहे होंगे, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था इकाई 6 हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में यह किताब जो है आपको अवेलेबल है। आप दोनों किताब को जाकर देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, चलो, और इससे संबंधित चीजें जो है, जो अंदर जो भी लेटेस्ट डेटा जो है हम जो ऐड करेंगे, जिनको हम पढ़ेंगे, वो सारे इसमें हमने अच्छे से वहां पर ऐड कर रखा है। यदि आप पुस्तक के माध्यम से भी पढ़ना चाहते हो तो आप इन दोनों किताबों को मार्केट में जाकर देख सकते हो। और यूट्यूब पर तो मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर आप किताब से पढ़ना चाहते हो तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, हमने सबसे पहले अर्थशास्त्र को समझा था दोस्तों। अब जो है मैं यहाँ पर आपको मोटा मोटा ये जो हमने पिछली दो कक्षाओं में पढ़ा था वो यहाँ पर मैं बता दूंगा, लेकिन जो डेटा चेंजेस हुए हैं उनमें हम अच्छे से फोकस कर लेंगे। ये सारी चीजें आप प्लीज एक बार हमारी जो पिछली कक्षा है, कक्षा 1 और कक्षा 2, हमने इकोनॉमी के लिए जो है 2 क्लास बनाई थी। लगभग 4 से 5 क्लास हमने डाली है, लेकिन दो दो क्लास जो शुरू की है दोस्तों वो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें सामान्य अध्ययन है, मतलब सामान्य जानकारी अर्थव्यवस्था की आप वहां पर देख लेना, और भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, वहां पर मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं जैसे जीडीपी, जीवीए, पीपीपी, ये सारी बातें जो एक बेसिक समझ जो होनी चाहिए उन पर हमने वहां पर अच्छे से क्या किया है, जिक्र किया है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अर्थशास्त्र हम सबसे पहले समझते हैं। अर्थशास्त्र मैंने बताया था आपको, अर्थ, धन, शास्त्र, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है दोस्तों पाठ्य सामग्री। आप जानते हो पाठ्य सामग्री मतलब, जैसे हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं शास्त्रों का अध्ययन किया करो, तो अध्ययन किसका करना है, शास्त्र का। शास्त्र मतलब क्या है दोस्तों, एक पाठ्य सामग्री है। तो जिस ऐसी पाठ्य सामग्री जिसमें हम धन से संबंधित गतिविधियों की बात करते हैं, पढ़ते हैं, वही हमारा अर्थशास्त्र कहलाता है। इस पर हमने अच्छे से चर्चा कर ली थी। कुछ अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार दिए हैं अर्थशास्त्र को लेकर, जो हमने पिछली कक्षा में देख लिए थे, यहाँ पर भी आप देख लीजिए। लियोनेल रॉबिन्स ने अपने मत दिए हैं और इनकी पुस्तक का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमी साइंसेस। देखो दोस्तों, आपसे कभी कभी कोर्स भी पूछ सकता है कि किस व्यक्ति ने अर्थशास्त्र को लेकर क्या बात कही है, तो हमने इसका अच्छे से जिक्र कर लिया था। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, पुस्तकें पूछ सकता है।
कि किस अर्थशास्त्री की यह पुस्तक है। तो यहाँ पर इस बात को भी आप ध्यान में रखना, ये चीजें हमने सारी समझ ली थी। ये है अर्थशास्त्र की इनकी पुस्तक है। एक बार मैं फिर भी आपको जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट ये सारी चीजें बता देता हूँ, क्योंकि एक बार मैं पहले बता चुका हूँ और बेहतर तरीके से हमने वहां पर पूरी क्लास को देखा था, पहली और दूसरी क्लास में। ठीक है, चलो फिर भी आप अभी नया नया जुड़ रहे हो तो आप एक बार देख लीजिए। लियोनेल रॉबिन्स के अनुसार क्या है अर्थशास्त्र? तो अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसमें मानव का व्यवहार, उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं तथा उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये बात बोल रहे कौन? लियोनेल रॉबिन्स। ठीक है, और इनकी पुस्तक जो है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पुस्तक पर अच्छे से ध्यान रखना है कि किस व्यक्ति ने कौन सी पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर पुस्तकों पर चर्चा कर लेते हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिकल साइंसेस, तो ये जो है आपको यहाँ पर याद रखनी है, ये इनकी पुस्तक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। दूसरा दोस्तों अल्फ्रेड मार्शल, इनकी पुस्तक का नाम भी देख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन्होंने क्या विचार दिए हैं? इन्होंने विचार दिए हैं कि अर्थशास्त्र को मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन माना है। इन्होंने अर्थशास्त्र को मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन माना है और इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये सारी बातें जो है हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एडम स्मिथ, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, और इनका नाम इनकी पुस्तक के लिए भी जाना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है इनकी बुक का दोस्तों? द वेल्थ ऑफ नेशन। और ये कई बार कितने ही एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किस अर्थशास्त्री द्वारा विचार दिया गया है? तो आपको नाम याद होना चाहिए, एडम स्मिथ। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न बन सकते हैं जो हमने यहाँ पर अच्छे से देख लिए थे। ठीक है, इसी तरह प्रोफेसर सैमुअलसन ने भी अपने विचार दिए हैं। ठीक है, और ये सारी बातें जो है मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ा दी है। अर्थव्यवस्था क्या होती है इसके बारे में भी हमने अच्छे से चर्चा की है, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहूंगा। अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी राष्ट्र या किसी विशेष क्षेत्र की हम अर्थ से संबंधित गतिविधियों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, समझते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था। ठीक है, सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी थी, अर्थव्यवस्था पढ़ी थी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़े थे। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया था, हमने देखा था, और 2 अन्य क्षेत्र भी है, वो भी हमने वहां पर समझे थे। तो जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये सारी बातें हमने वहां पर पढ़ी है। इसमें हम कृषि और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। ये यहाँ पर चित्र है, इसके माध्यम से भी आप देख सकते हो। मैंने पिछली कक्षा में सारी बातें बता दी है, दोबारा मैं बस बता रहा हूँ आपको कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। द्वितीय क्षेत्र पढ़ा है हमने निर्माण, विनिर्माण, क्या होता है निर्माण, क्या होता है विनिर्माण, इसकी डेफिनेशन बताई थी आपको। अगर समझ में आया होगा तो आपने पिछली कक्षा देखी होगी तो, और अगर नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये द्वितीय क्षेत्र भी हमने पढ़ा था, तृतीय क्षेत्र के बारे में हमने अच्छे से समझा था। फिर दोस्तों हमारा अगला जो है 2 अन्य क्षेत्र है, वो इंपॉर्टेंट है, जिसे हम चतुर्थक क्षेत्र या ज्ञान क्षेत्र बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी, इसके एग्जाम्पल्स देख लिए थे हमने। और इसी प्रकार 5वां क्षेत्र भी हमने पढ़ा था, जिसमें उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले जो संस्थान है उनको शामिल किया जाता है। ये सारा जिक्र भी हमने किया था। आगे फिर हमने अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया था। वर्गीकरण हमने अर्थव्यवस्था को 5 से 6 भाग में इसका वर्गीकरण किया है। अन्य अन्य आधार पर जो है अर्थव्यवस्था को किस प्रकार समझा जाता है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर अच्छे से देख ली थी। जैसे सरकार या राज्य के नियंत्रण के आधार पर हमने देखा था कि पूंजीवादी है या समाजवादी है या मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसी प्रकार हमने विकास के आधार पर विकसित, अविकसित, अल्प विकसित, ये सारी बातें हमने देख ली थी। वैश्विक संबंधों के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था है कि बंद अर्थव्यवस्था है। फिर हमने नियोजन के आधार पर कोई प्लानिंग है या गैर प्लानिंग है, इस प्रकार की भी कोई अर्थव्यवस्था होती है तो वो कैसी होती है। निर्भरता के आधार पर हमने देखा था या तो आश्रित अर्थव्यवस्था होती है, या परस्पर सहयोग की भावना से, या आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था रहती है। ये सारे बिंदु भी हमने देखे थे। इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर जो भूमिका, जैसे कृषक अर्थव्यवस्था, उद्योग अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था, ये सारे बिंदु हमने वहां पर अच्छे से पढ़ लिए थे। ठीक है, यही सारी चीजें जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ मोटा मोटा आप एक बार देख लीजिए। जैसे उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें किसका नियंत्रण अधिक हो, प्राइवेट क्षेत्र को ज्यादा महत्व दिया जाता है और सरकार का नियंत्रण कम हो, ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी उदारवादी अर्थव्यवस्था होती है। इसी प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें राज्य का कंट्रोल ज्यादा होता है वहां की गतिविधियों में, और प्राइवेट सेक्टर को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, इतनी ज्यादा छूट नहीं दी जाती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी कौन सी? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसी प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें समन्वय होता है उदारवादी अर्थव्यवस्था का और समाजवादी अर्थव्यवस्था का, जहां समन्वय हो और इस रूप में जो अर्थव्यवस्था काम करती है वो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। इस पर भी हमने अच्छे से चर्चा की थी, सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे, किस देश की कौन सा एग्जाम्पल है। और यहाँ से पूछे भी जाते हैं कि
कौन से देश में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, ये सारी बातें हमने अच्छे से समझ ली थी। विकास के आधार पर अगर मैं बात करूं तो विकसित, विकासशील और अविकसित अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड अर्थव्यवस्था, ये हमने देख ली थी दोस्तों, बहुत अच्छे से इसको समझा था। विकसित अर्थव्यवस्था जिसमें टर्सरी सेक्टर का क्या रहता है, ज्यादा योगदान रहता है। अब टर्सरी सेक्टर क्या है वो सारा मैंने पिछली कक्षा में अच्छे से समझा दिया है। इसी प्रकार विकासशील अर्थव्यवस्था जो क्या कर रही है, अपने विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसे चीन की अर्थव्यवस्था, ये सारी अर्थव्यवस्था हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। और इसमें जो है टर्सरी सेक्टर को धीरे 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 बढ़ाया जा रहा है और प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र जो है यथावत है, ज्यादा उनमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो ये अर्थव्यवस्था भी हमने समझी थी, विकासशील अर्थव्यवस्था। और फिर हमारी एक और अर्थव्यवस्था होती है अविकसित अर्थव्यवस्था, जिसको हमने पढ़ा था, समझा था कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर प्राथमिक क्षेत्र, जहां पर प्राकृतिक संसाधन तो भरे पड़े हैं लेकिन उनके पास तकनीकी नहीं है कि वह किस प्रकार से जो है उसका उपयोग कर पाए। तो ऐसी अर्थव्यवस्था आप देखते हो अफ्रीकी क्षेत्र जो है वहां पर आपको अविकसित अर्थव्यवस्था वाले देश मिल जाएंगे। तो ये सारा जिक्र हमने बहुत अच्छे से कर लिया था, यहाँ पर मैं आपको बस रिवीजन करवा रहा हूँ। ऐसे ही हमारी वैश्विक संबंधों के आधार पर व्यवस्था होती है, जिसमें खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, और बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। अगर मैं ओपन अर्थव्यवस्था की बात करूं, खुली अर्थव्यवस्था की बात करूं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसने अपने यहाँ पर अपनी अर्थव्यवस्था को खोल के रखा है, मतलब दूसरे देश की अर्थव्यवस्था या दूसरे देश जो है यहाँ पर आयात निर्यात कर सकते हैं, ये स्वयं भी आयात निर्यात कर सकते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था ही हमारी खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। और एक होती है क्लोज्ड अर्थव्यवस्था। क्लोज्ड अर्थव्यवस्था आप जानते हो दोस्तों, जिसमें किसी प्रकार के आयात निर्यात की गतिविधियां नहीं होती है, ठीक है। जैसे उत्तरी कोरिया वाला जो क्षेत्र है आप देखोगे देश, वो इसी का एग्जाम्पल है। ये सारा हमने अच्छे से बहुत इत्मीनान से पढ़ लिया है ना। यहाँ तो मैं आपको केवल एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ। इसी प्रकार नियोजन के आधार पर कई बार हम प्लान करके अपनी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। तो जो प्लान्ड इकोनॉमी रहती है वो एक इसका प्रकार है। और एक होता है दोस्तों गैर योजनाबद्ध या नॉन प्लान्ड इकोनॉमी। मतलब कई बार आपने देखा होगा, हमने पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी है। हमारे देश के संदर्भ में ही अगर मैं बात करूं तो हम जब आजाद हुए तो आजादी के बाद से हमने 5 ईयर प्लान रखा था, पंचवर्षीय योजना हमने शुरू करी थी। अब इस पंचवर्षीय योजना में हम क्या कर रहे हैं, 5 साल का एक प्लान कर रहे हैं कि हमें इतना इतना टारगेट करना है, एजुकेशन में इतना जाना है, स्वास्थ्य में हमें इतना पहुंचना है, अधोसंरचना में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम करना है। तो ये सब हमारे क्या थे, प्लान थे। तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी प्लान इकोनॉमी की श्रेणी में आती है। और जिसमें किसी प्रकार का कोई प्लान नहीं किया जाता है, बस चलाई जाती है वो अर्थव्यवस्था, तो वैसी अर्थव्यवस्था हमारी गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहलाती है। ये सारा जिक्र हमने वहां पर मेंशन कर लिया था, अच्छे से समझ लिया था, सारी चीजें हमने वहां पर देख ली थी। एक होती है निर्भरता के आधार पर, जिसमें आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, मतलब सेल्फ ही जो है अपनी अर्थव्यवस्था को चलाना, उसमें किसी प्रकार से कोई आश्रित भी नहीं है, वो किसी पर निर्भर भी नहीं है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। इसी प्रकार आश्रित अर्थव्यवस्था, आश्रित अर्थव्यवस्था जो क्या है, किसी अन्य देश पर क्या होती है, आश्रित होती है। कई बार आप देखते हो विश्व में कई छोटे छोटे ऐसे देश हैं जो बड़े बड़े देश के ऊपर निर्भर है कि वही हमें राशन पानी देंगे, वही खाना देंगे। तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या क्या रहती है, पूरी तरीके से आश्रित रहती है। तो वो आश्रित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आती है। और कुछ अर्थव्यवस्था परस्पर निर्भर की भावनाओं से काम करती है। जैसे दोस्तों समझना, जैसे भारत ही है, भारत को मान लो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, तो भारत जाएगा इजराइल के पास, तो वो हम उनसे क्या चाह रहे हैं कि हमें टेक्नोलॉजी दे दें, बदले में वो भी हमसे कुछ मांग रहे हैं, तो हम उनको वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस प्रकार जब हम दोनों आस पास मतलब अपनी जो है मतलब परस्पर भावना से काम करेंगे, तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था कहलाएगी, ठीक है। ये क्या करती है, दोनों अपनी अपनी जरूरतों की चीजों को पूरा करती है और अपना विकास करने में लगी हुई है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो ये निर्भरता के आधार पर भी हो गया। फिर आप देखोगे यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर, अच्छे से हमने इसको समझा था कि विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर कैसे माना जाता है। जैसे कृषक अर्थव्यवस्था, तो ऐसी अर्थव्यवस्था या ऐसा देश या ऐसा विशेष क्षेत्र जहां पर 50% या इससे अधिक की आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है और उनकी जीविका का जो साधन है, आजीविका की जो उसकी जो जरूरतें हैं, वो सारी कृषि से ही पूरी हो रही है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी कृषक अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसी प्रकार औद्योगिक अर्थव्यवस्था में 50% या इससे अधिक की आबादी उद्योग क्षेत्र में लगी हुई होगी और उनका भी आजीविका का साधन क्या रहेगा, उद्योग ही रहेगा। इसी प्रकार सेवा क्षेत्र जो है, वहां भी 50% या इससे अधिक की आबादी जो है सेवा क्षेत्र में लगी हुई है और वहां की भी जो जनता है उनकी भी आजीविका का साधन जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेवा क्षेत्र ही रहेगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था सेवा अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो ये कुछ बिंदु मैंने आपको यहाँ पर मोटा मोटा रिवीजन करवा दिया है। लगभग लगभग सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली है।
हमने यहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था को शुरू करने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था का इतिहास जाना था। आप जानते हो दोस्तों, जिसमें हमने पहली से 10वीं शताब्दी की भारतीय अर्थव्यवस्था देखी थी, जो पूरी तरीके से विकसित थी। आप जानते हो उस समय का भारत देश जो है अपनी विकसित अवस्था में था। क्यों था? क्योंकि 90% से अधिक आबादी जो है हमारी कहाँ रहती थी? ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी। और उनका कार्य क्या था? कृषि और पशुपालन। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर थी, विकसित थी। तो यहाँ हमें किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं। यहाँ तक कि 11 से लेकर 18वीं शताब्दी तक का भी जो भारत था वो भी अपनी विकसित अवस्था में ही था, तब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही आप देखोगे अंग्रेज जब आते हैं, जब अंग्रेज आते हैं, और आपने प्लासी का युद्ध सुना है, बक्सर का युद्ध सुना है, जब बक्सर का युद्ध हो जाता है तब क्या होता है कि जो अंग्रेज है इनका बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये जो 3 क्षेत्र हैं यहाँ पर इनको दीवानी हासिल हो जाती है। और तब से ये धीरे 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 संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। और जब इनका अधिकार होने लग जाता है, जब ये अधिकार जमा लेते हैं, तो फिर भारत की जो कृषि है, भारत के जो उद्योग है, इन पर सीधा सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। आप जानते हो भारत के कुटीर उद्योग को खत्म करने में किसकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही? वो अंग्रेजों की रही। भारतीय कृषि को इन्होंने सिर्फ अपना बाजार बनाना चाहा भारत को, और भारत की कृषि को भी इन्होंने जितना हो सकता था उतना निचोड़ा, जितना ये राजस्व प्राप्त करना चाहते थे उतना इनने किया। बदले में कृषि के लिए कुछ भी ऐसा विशेष किया नहीं। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो लगभग उस समय कृषि पर निर्भर थी, कुटीर उद्योगों पर निर्भर थी, वो धीरे 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 क्या होने लगी? समाप्त होने लगी। ये सारी कहानी मैंने आपको अच्छे से समझाई है। अगर आपने पहला वीडियो और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। फिर आजादी के बाद की अर्थव्यवस्था की ओर हम पहुंचेंगे। तो आजादी के बाद की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें हमने ज्यादा कुछ नहीं देखा था, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था लगभग हमारा जो देश था 200 वर्षों से हम गुलाम थे। हमारे सामने ये बड़ा मुद्दा था कि अब हमारी अर्थव्यवस्था को हम चलाए कैसे। अब चलाने के लिए अगर हम हमारी अर्थव्यवस्था को खोल दें, तो हमें तो यही डर था कि पहले भी अंग्रेज आए और उन्होंने केवल बस एक कंपनी के थ्रू व्यापार शुरू किया था और धीरे धीरे हम पर पूरा अधिकार कर लिया था। इसी डर से हमने हमारी अर्थव्यवस्था को बंद ही रखा। लगभग हमारी अर्थव्यवस्था उस समय बंद ही थी। आजादी के बाद हमने क्या किया? हमने देश को चलाने के लिए और देश की जनसंख्या में अच्छे से सारी चीजों का वितरण हो, इसके लिए हमने योजनाएं चलाई। योजनाएं कौन सी? कल्याणकारी योजनाएं। और सरकार ने जितने भी जो काम थे, सामाजिक रूप से जो काम थे, वो सारे सरकार ने अपने हाथ में ले रखे थे। लेकिन इतनी बड़ी आबादी को केवल परंपरागत रूप से जो चल रही चीजें जो है, जो एक तो हमारा व्यापार जो था वो विदेशी विदेशी गतिविधियां हमारे देश में थी नहीं, तो हमारा जो व्यापार था वो आंतरिक रूप से ही चल रहा था। दूसरा, सरकार जो है ये योजनाएं तो बना रही थी, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या में केवल योजनाओं के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को संभाल कर रखना बहुत बड़ी चुनौती था, क्योंकि भारत जो है बहुत अच्छी आबादी वाला देश है। और आप जानते हो केवल अगर सरकार योजनाएं चलाएगी, और जिसमें योजनाएं भी केवल आंतरिक रूप से ही चलाई जा रही है, जिसमें इस प्रकार से कोई ऐसी योजना नहीं है कि बाहर से भी हम अपनी चीजों को भेज रहे हैं या निर्यात कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में थोड़ा विकास हो। लेकिन ऐसी कोई भावना थी नहीं। केवल सरकार के ऊपर ही सारी चीजें जो है क्या थी दोस्तों? निर्भर थी। और इतनी बड़ी आबादी को एक समय तक हम चला सकते हैं, ज्यादा समय तक चलाना संभव नहीं था। और इसी बात को ध्यान में रखकर फिर धीरे 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 भारत की अर्थव्यवस्था जो है लगभग लगभग दिवालिया की स्थिति में आ चुकी थी। 1991 तक आप देखोगे दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था लगभग लगभग जो है दिवालिया होने के लिए तैयार थी। लेकिन उस समय 2 महारथी थे हमारे देश के, और उनके सामने ये विपत्ति आई थी, जिसमें पीवी नरसिम्हा जी का नाम आपने सुना है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी, जो हाल ही में हमारे बीच में अब नहीं रहे हैं। उनका इसमें बड़ा योगदान था। उन्होंने भारत की इस विपत्ति को समझा और 1991 में दोस्तों एलपीजी मॉडल को अपनाया। एलपीजी मॉडल लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है। इसको हमने अच्छे से समझा है, मैंने पिछली कक्षा में अच्छे से समझाया था। लिबरल मतलब हमारी जो नीतियां है इनको लिबरल करना, उदार करना। पहले क्या होता था दोस्तों, यदि कोई बिजनेस शुरू भी करना चाह रहा है तो भारत की इतनी कठोर पॉलिसियां होती थी कि कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस आसानी से शुरू नहीं कर पा रहा था। इसी प्रकार प्राइवेट में अगर आप देखोगे तो प्राइवेटाइजेशन ऐसा था दोस्तों, पहले हम जो प्राइवेट सेक्टर थे इसको इतना महत्व नहीं देते थे। पहले हम सरकार पर ही निर्भर रहते थे और सरकार की चीजों को ज्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन जब एलपीजी मॉडल अपनाया तो प्राइवेट सेक्टर को भी महत्व दिया जाने लगा। प्राइवेट सेक्टर से भी फिर धंधे
उद्योग शुरू होने लगे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। और ग्लोबलाइजेशन तो जरूरी था ही सही, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जो लगभग लगभग बंद अर्थव्यवस्था की श्रेणी में थी, इसको खोलना बहुत जरूरी हो गया था। तो भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए खोल दिया गया। तो इस प्रकार यह एलपीजी मॉडल अपनाया, जिसके बाद से भारत ने सतत रूप से अपना विकास किया है। ये सारी बातें मैंने आपको पिछली कक्षा में बताई है। आप वहां पर अच्छे से सारे बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। सारी थ्योरी मैंने वहां पर आपको बताई। यहाँ पर मैं फास्ट फास्ट और जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सेगमेंट बहुत बड़ा है और क्लास आपकी यहाँ पर लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पर जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। 1991 के आर्थिक सुधारों के परिणाम आपने देख लिए। फिर भारत की अर्थव्यवस्था लगभग लगभग सतत रूप से जो है विकास करती रही। ये सारी बातें थी। अब अगला बिंदु है दोस्तों वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था। यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। हमारी एग्जाम को अगर हम पॉइंट करें, हमारे एग्जाम को हम ध्यान में रखें, तो ये वाला जो है कॉन्सेप्ट ये इंपॉर्टेंट है, वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये अभी तक की जो मैंने कहानी सुनाई है जल्दी जल्दी, ये हमने पिछली कक्षा में बहुत इत्मीनान से पूरी पढ़ ली है, समझ ली है। बात करते दोस्तों वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था की। कहानी हमारी शुरू होती है यहाँ से। वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, क्योंकि हमारी एग्जाम जो अभी फरवरी 2025 में होने वाली है, उसमें यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न जो बन सकते हैं वो हम यहाँ पर अच्छे से देख लेंगे। देखो, सबसे पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों, ये कौन सी है, ये भी हमने पढ़ लिया था, लेकिन एक बार फिर अच्छे से पढ़ लीजिए। ये कृषि पर आधारित व्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित व्यवस्था है। द इंडियन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है। वर्ष 2030 तक यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है। आपसे सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। यह लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है, तो दोस्तों यह है 2030 तक। आप यहाँ पर अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा, 2030 तक जो है भारत को क्या बनाना है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी, इसके लिए भी दो कॉन्सेप्ट है, एक जीडीपी के आधार पर और एक पीपीपी के आधार पर। दोनों का जिक्र मैंने अच्छे से कर रखा है पिछली कक्षा में। आप जीडीपी देखोगे, जीडीपी क्या होता है पूरा अच्छे से समझा है। पीपीपी हमने समझा है, सारी बातें हमने उस कक्षा में समझ ली है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि भारत 2030 तक जो है क्या बनने वाला है दोस्तों, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद, देखो ये आ गया जीडीपी। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला था जीडीपी और पीपीपी दोनों का जिक्र हम कर चुके हैं पिछली कक्षा में, आप एक बार वहां पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो जीडीपी के आधार पर जो है हम कौन सी अर्थव्यवस्था है दोस्तों, विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम जीडीपी के आधार पर विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो चार ऐसे राष्ट्र कौन से हैं जो हमसे आगे हैं, तो ये है दोस्तों यूएसए, चीन, जर्मनी और ये जापान। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये चार ऐसे राष्ट्र हैं जो जीडीपी के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और पांचवी कौन सी है, भारत। भारत जो है पांचवा है। ठीक है, ये बात आप यहां पर याद रखना। तथा क्रय शक्ति क्षमता, परचेसिंग पावर पेरिटी के आधार पर भारत जो है दुनिया की चीन एवं यूएसए के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो पीपीपी के आधार पर हम कौन सी हो गई दोस्तों, थर्ड हो गई। और जीडीपी के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था कौन सी हो गई, पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था। ये बिंदु इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर पहले पे कौन है, चीन, और दूसरे पे यूएसए, और तीसरी जो है हमारी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों अगर पीपीपी की बात निकली है तो मैंने आपको पिछली कक्षा में बहुत अच्छे से समझाया है, परचेसिंग पावर पेरिटी। इसके साथ साथ मैंने एक और पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप भी समझाया था, और दोनों में डिफरेंस करके भी आपको बेहतर तरीके से समझा दिया था। यहाँ समझाऊंगा, टाइम हो जाएगा, लेकिन एक छोटा सा जिक्र अगर इस बात का हुआ है तो समझना दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पीपीपी के आधार पर भारत बनी है, वो उसमें एक व्यक्ति का बड़ा योगदान रहा है, वो है हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे बीच नहीं रहे हैं। उन्होंने दोस्तों जब मोदी जी की सरकार आई थी उस समय उन्होंने जो भारत की जो अर्थव्यवस्था पीपीपी के आधार पर बहुत नीचे स्तर पर थी, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे पायदान पर लाके खड़ा कर दिया था पीपीपी के आधार पर, परचेसिंग पावर पेरिटी के आधार पर। और जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था तो उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने मोदी जी से बोला था कि ये लीजिए मोदी जी, जो अपनी आज वर्तमान में जो हमारी अर्थव्यवस्था है ये पीपीपी के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, आप इसे और आगे तक ले जाइएगा। ठीक है, लेकिन अब आप जानते हो 2025 आ गया है, हम अभी भी कहाँ पर है दोस्तों, तीसरे पायदान पर ही है, और आगे भी बहुत मुश्किल है कि हम आगे पहुंच पाएंगे जिस हिसाब से हमारे काम चल रहे हैं।
लेकिन एक महान व्यक्ति जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनका हमारी देश की अर्थव्यवस्था को डूबने से और हमारी अर्थव्यवस्था को इतना विकसित और इस लेवल पे ले जाने में महत्वपूर्ण रोल रहा है। और यही बात जो है हम यहाँ पर याद रखते हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था जो है हमारी, इसको तीसरी अर्थव्यवस्था पीपीपी के आधार पर बनाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा क्या रहा है दोस्तों, योगदान रहा है। ठीक है, चलो ये कहानी है छोटी सी जो आपको याद होनी चाहिए थोड़ा समझ में। कहानी क्या है, इतर बात है इससे। चलो जीडीपी हमने पढ़ ली थी दोस्तों, लास्ट टाइम जीडीपी मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाई, पीपीपी भी हमने पढ़ ली थी, ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। अब जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो अपडेट बताना चाह रहा हूँ, वो है दोस्तों ये। ठीक है, इसको हम अच्छे से यहाँ पर देख लेते हैं, फिर हम हमारी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। चलो देखो, वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, इसमें जो है हमारा नया जो डेटा ऐड हुआ है, जो आरबीआई ने या प्रमुख संस्थानों ने जो जो अपनी अपनी जो है यहाँ पर रेट जारी की है, उसको हम एक बार देख लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी के आधार पर क्या है और कितनी इसमें जीडीपी वृद्धि दर हुई है। ये सारी बातें हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रमुख संस्थानों द्वारा भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर, और यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा बनता है, क्योंकि हमारी क्लास हमने अक्टूबर नवंबर में शुरू करी थी, इसलिए वो रेट जो थी विभिन्न संस्थानों द्वारा जो दी गई थी वो अलग थी, लेकिन अभी ये दिसंबर 2025 में ये रेट आई है। कुछ परिवर्तन है, दिसंबर 2024 में ये कुछ रेट्स आई है, जिनको हम यहाँ पर अच्छे से देख लेंगे, ताकि हमारी एग्जाम में किसी प्रकार से यदि इस प्रकार का प्रश्न बने तो छूटे नहीं। चलो देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इंडिया एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट बाय मेजर इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर आरबीआई की बात करते हैं सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जीडीपी वृद्धि दर भारत की क्या बताई है, ग्रोथ रेट क्या बताई है जीडीपी की, देखो दोस्तों 6.6 इंपॉर्टेंट है, ये हाल ही में अभी परिवर्तन हुआ है। आरबीआई ने कितनी बताई है, 6.6% 2025 के लिए। ठीक है, चलो फिर फीच ने क्या बताई है दोस्तों, 6.4% 2024-25 के लिए। इसी प्रकार एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एडीबी जो है, एडीबी ने बताया है दोस्तों 6.5 2024-25 में इसने बताया है 6.5%, और यहाँ पर 7.2% इसने 2025-26 के लिए बताया। आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एडीबी आरबीआई इनकी जो ग्रोथ रेट बताते हैं ये जीडीपी की भारत के संदर्भ में, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो आपको यहाँ पर ये बात अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, चलो अगर मैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की बात करूं और साथ में वर्ल्ड बैंक की भी बात कर रहा हूं, मैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों की बात कर रहा हूं और दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों के द्वारा जो भी जीडीपी की वृद्धि दर बताई गई है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा, तो दोनों ने बताई है 7% 2025 के संदर्भ में। ठीक है, 7% जो है यहाँ पर इसने बताई है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने। ठीक है, S&P ग्लोबल जो है इसने बताई है 6.8 2024-25 के संदर्भ में, और 6.9 बताई है 2025-26 के संदर्भ में। ये डेटा पूरी तरीके से अपडेट करना है आपको, क्योंकि ये लेटेस्ट डेटा है, अभी दिसंबर का डेटा है, 8 से 10 दिन हुए होंगे इस बात को, तो आप इसको अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा आपकी किताब में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और दोस्तों ये बात सामने आई है, इसीलिए मैं वापस आपके लिए ये क्लास लेकर आया हूँ, नहीं तो सारी चीजें पहले जो मैंने पढ़ाई थी वही है, लेकिन ये कुछ नए डेटा यहाँ पर ऐड किया गया है, इसीलिए ये क्लास फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि आपका कुछ इसमें छूटे नहीं। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर अच्छे से याद रखना। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जो है आपको ध्यान रखना है, जो अभी चर्चा के विषय रहे हैं, जो कुछ चर्चा के विषय रहे वो आप यहाँ पर देखना। देखो, सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक, मैं कब तक की बात कर रहा हूँ दोस्तों, सॉरी 2047 तक, एक सेकेंड, सरकार जो है दोस्तों 2047 तक जो है क्या करेगी, भारतीय अर्थव्यवस्था को 30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने का लक्ष्य रखेगी। मतलब 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन हो जाएगी दोस्तों, 30 ट्रिलियन। ये याद रखना आप, 30 ट्रिलियन भारत की अर्थव्यवस्था 2047 तक हमने क्या लक्ष्य रखा है, कहां तक पहुंचाना है, 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। ठीक है, देखो अब बात समझना, जिसके लिए विकसित भारत एट द रेट 2047 अवधारणा दी गई है, तथा विकसित भारत हेतु ज्ञान का सम्मान सूत्र दिया गया है। थोड़ा सा ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। पहली बात तो ये कि 2047 ही क्यों, देखो दोस्तों 2047 इसलिए क्योंकि 1947 में हम आजाद हुए,
और 2047 में हम कितने वर्ष पूर्ण करने वाले हैं? 100 वर्ष। मतलब हम 100 वर्ष की हमारी अर्थव्यवस्था हो जाएगी और हमारा लक्ष्य है कि जब हम 100 वर्ष हमारी आजादी को हो जाएंगे उस समय हमारी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए 30 ट्रिलियन तक। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन हमें हमारी अर्थव्यवस्था को कहां पर ले जाना है? विकसित अवस्था में ले जाना है। इसी बात को ध्यान में रखकर यह कॉन्सेप्ट दिया गया है, विकसित भारत @ 2047। ये कॉन्सेप्ट याद रखना दोस्तों, विकसित भारत @ 2047 तक। और यही अवधारणा है हमारी जिसके माध्यम से हम 2047 तक जो है भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को बनाएंगे। ठीक है, और इस बात को मतलब इस बात को पूर्ण करने के लिए हमने एक क्या बनाया है दोस्तों? ये सूत्र दिया है, ज्ञान सूत्र। क्या क्या सूत्र दोस्तों? ज्ञान। और अब इस ज्ञान को आप तोड़ोगे, इसके 4 लेटर को तोड़ोगे तो इनके अलग अलग नाम हमने यहाँ पर बनाए हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछेगा जी से क्या तात्पर्य है। जो ज्ञान का जो हमने सम्मान सूत्र दिया है विकसित भारत के लिए 2047 में भारत जो है 30 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की जो अर्थव्यवस्था बने, इसी बात को ध्यान में रखकर हमारी अर्थव्यवस्था से जो जी है इसका क्या तात्पर्य रहेगा, जो ज्ञान दिया हुआ है। वाई से क्या तात्पर्य रहेगा, ए से क्या तात्पर्य रहेगा और एन से क्या तात्पर्य रहेगा। सीधा सीधा प्रश्न बनता है। जी से गरीबी, वाई से युवा, ए से अन्नदाता किसान और एन से नारी। ठीक है, ये सारे जो है आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बन सकते हैं। एन का क्या तात्पर्य रहेगा? नारी। ए का अन्नदाता किसान, वाई का युवा और जी का गरीबी। तो ये सारा जो है आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बात आप याद रखिएगा, समाचार पत्रों का प्रमुख विषय रहा है। आप इस चीज को अच्छे से क्या कर लेना, याद रख लेना। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है, जी गरीबी, भाई युवा, ए अन्नदाता किसान, एन नारी। ठीक है, याद रखना, डेवलप्ड इंडिया @2047। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर अच्छे से मेंशन कर लेना। आपका इतना अगर आपने कर लिया तो हो जाएगा काम। फिर हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी देखी है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी हमारी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और यह भी मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। आप यहाँ पर ये याद रखना कि ये भी जो हमारी अर्थव्यवस्था है कैसी है, देश की ही प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की हमारी इस क्लास में दोस्तों हमने ये सारी बातें जो है अच्छे से समझ ली है। क्यों? क्योंकि जो हमने पहले क्लास पढ़ी थी उसमें कुछ डेटा जो है वो पुराना था और आज जो है हमने हमारी क्लास जो देखी है बाकी सारी बातें तो हमने फिर से रिवीजन कर ही ली है। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशन है उनके अनुसार जो है भारत की जीडीपी वृद्धि दर में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी कमी हुई, क्या दर रही उनने क्या रखी है, ये सारी बातें हमने यहाँ पर अच्छे से समझ ली है, ताकि हमारी एग्जाम में यदि इस प्रकार से कोई प्रश्न बनता है तो हमसे छूटे नहीं। ये हमारी 2 पुस्तक है दोस्तों, एक बार आप जरूर देखिएगा। आप सभी ने लगभग इस बार हमें कॉल और मैसेज के माध्यम से हमारी इस पुस्तक की सराहना की है। जिन लोगों ने नहीं देखी है एक बार जरूर देखिएगा। और मैं सारा डेटा जो है आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगा और इनमें सारा डेटा जो है अभी तक का सारा डेटा जो यहाँ पर हमने अच्छे से ऐड कर रखा है, तो प्लीज जरूर देखिएगा। और इस प्रकार दोस्तों अब जो है हमारी क्लास का लक्ष्य यही है कि हम 7 से 8 दिन में पूरी इकोनॉमी खत्म करें, जिसमें हम दिसंबर 2024 तक का डेटा यहाँ पर क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार से कुछ भी चीजें छूटेगी नहीं। ओके दोस्तों, तो अब आगे हमारी क्लास रहेगी इसी प्रकार, तो जुड़े रहिएगा और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।